उस समय जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो बाकी हमारे रिलेटिव्स थे, तो सभी बोल रहे थे कि आपका नहीं हो जाएगा। तो आखिर में यही आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी मैसेज क्या रहेगी जो कि अब आने वाले जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट्स है, जो जिनका ड्रॉप आउट भी हुआ है। बायोलॉजी को खाली हमने एनसीईआरटी पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में नीट के नताइज का ऐलान हुआ है, तो हमारे सामने जो अभी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ये खुशाइन बात है क्योंकि ये हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हम इसका इंटरव्यू आज करेंगे, इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये सफ़र कैसा रहा है। सारी कुछ बातें आज इसी के साथ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे हम बात करेंगे कि आप पहले आपको और आपके घर वालों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस ख़ास मौके पे। तो आप मुझे पहले अपना नाम बताइए और इसके साथ साथ मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आपके घर में कौन कौन से हैं और अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। तो मेरा नाम फाजिल अहमद भट्ट है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद अयूब भट्ट है। मैं द्रास पुलवामा में रहता हूँ। तो अगर मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने 8th तक अपने गांव में ही पढ़ा है, जिसका नाम अपर बॉयज़ प्राइमरी स्कूल द्रास है। उसके बाद मैंने 9th से लेकर 12th तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आर्यहल में अपने 12th को कंप्लीट किया था। उसके बाद से ही मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। इसके बाद आप मुझे फाजिल साहब यहाँ पे बताते चलो आपको कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सामीन देख रहे होंगे हमको और उनमें से कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। उनको ये जानना ज़रूरी है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड में कोई एजुकेटेड होता है तो हमको लगता है शायद वही कर सकता है, मतलब नीट या IAS KS IPS जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनके फैमिली में कौन कौन थे जो मतलब जिन्होंने पढ़ा। तो अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो जो मेरे फादर हैं वो फार्मर हैं और एक डेली वेजर हैं। तो और अगर अब सॉरी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा फादर साहब को। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि इसका जो फादर है वो एक बाय प्रोफेशन फार्मर है। वो कोई एजुकेटेड नहीं है, टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है या कोई मैथमेटिशियन नहीं है या कोई साइंटिस्ट नहीं, एक सिंपल सा फार्मर है। स्टिल हम इसको फिर से यहाँ पर जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसने हिम्मत दिखाई, इसने मतलब कंसिस्टेंसी दिखाई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो फाजिल साहब, आपका कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका फादर जो है वो बाय प्रोफेशन फार्मर है। तो आपके घर में और कोई भाई जो है, बहन वगैरह है जिसने पढ़ा है या आप? तो अगर मैं अपने फैमिली की बात करूं तो मेरे पास मेरी मदर हैं जिनने अभी तक नहीं पढ़ा, और मैं अपने फैमिली का सबसे बड़ा भाई हूं। मेरे और 2 भाई हैं जो मेरे से नीचे पढ़ते हैं। एक ने 12th इसी साल पास किया है और दूसरा 9th में पढ़ता है। और अगर मैं अपनी बाकी जो मेरे दादा वादा हैं वो सभी इलिटरेट हैं। और अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो हमारी फैमिली में मैं पहला बंदा हूँ जिसने 12th क्वालिफाई किया है या 12th पास किया है। तो ये यहाँ पे सामिन आपके लिए भी ये सही रहेगा कहना कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड ही हो और तभी वो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो फाजिल अयूब, आप हमें यहाँ पे हमारे सामिन को बता दीजिए कि आपने इसका जो ये जर्नी है, नीट क्वालिफ़िकेशन की जर्नी है, इसमें आपको क्या क्या हिंड्रेंसेस आई, क्या क्या स्ट्रेटजी आपने इसमें इस्तेमाल की, या आपको कोई डिस्ट्रैक्शन तो मत हुई है मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? तो आप प्लीज़ हमारे सामिन को बताइए। तो अगर हम नीट की बात कर रहे हैं, इट इज़ द 4th मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम इन दी इंडिया, जिसमें एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और उनमें से खाली 41,000 सिलेक्ट होते हैं इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट MBBS कॉलेजेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की दैट वाज कि जो मेरे फैमिली में मेरी कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था कि 11th के बाद ऐसा पढ़ना है या 12th में आपको खाली NCERT के मुताबिक पढ़ना है। तो इट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था इन 2020 तो उस समय आए थे मेरे 317। उस समय जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो बाकी हमारे रिलेटिव्स थे, तो सभी बोल रहे थे कि आपका नहीं हो जाएगा, अब आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी हौसला अफजाई की और जो मेरे टीचर्स हैं
उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, हार्ड वर्क करनी है, इसी को बरकरार रखना है और हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था 2022 में। अच्छा 22 में, और उस समय आए थे मेरे 516। तो एग्ज़ामिनेशन के बाद जो मेरा सारा मूड था वो ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद खाली 516 आए हैं। तो फिर क्या यहाँ पे आपको मतलब किसने आपको फिर पीछे से पुश किया, या आपको मोटिवेशन मिली, नहीं मैं अगर और एक चांस दूंगा तो मेरा हो सकता है? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उसमें मेरे पेरेंट्स का रहा। उनने कहा कि कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, आगे हो जाएगा, आपको बस हार्ड वर्क करनी है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। उसके बाद मैंने फिर से हार्ड वर्क, जो अब मेरी गलतियाँ थी पिछले अटैम्प्ट्स में, उनको मैंने सुधारा। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता रहा, और इस साल अल्लाह ताला 23 में अल्लाह ताला ने साया कर दिया। और तो आप यहाँ पे नाज़रीन को बताते चले कि आपके इस साल कितने पॉइंट्स आए थे? मतलब 646। तो काफ़ी अच्छे इसने मार्क्स इस साल अटेम्प्ट किए, वो इसके आए थे। तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अगर कोई भी मतलब दुनिया में कितने सारे मुश्किलात होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी दुनिया में कोई भी काम हो, मुश्किल नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता, बस लगन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन वो होनी चाहिए, कोई भी काम इजी होता है। तो यहाँ पे फाजिल साहब आप बता दीजिए कि जो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स या मेंटरशिप जिसको हम कहते हैं, कितना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये इजी एग्ज़ाम तो नहीं है, हलवा तो नहीं है सारे खा जाएंगे, आओ और खा जाओ, आप बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा। उसके बाद अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो इस मुकाम तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। और जो टीचर्स होते हैं वो गाइड की तरह होते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि आपको कौन सी वे इख्तियार करनी है जिससे आप पहुँच सकते हो अपने गोल तक। और विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स हम कोई भी गोल, कोई भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फाजिल साहब आपका कहने का मतलब है कि जो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको जो है पुश करते हैं, वही आपको जो है इंस्पायरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ताकि आप जो है कोई मकाम हासिल कर सकें। फाजिल साहब आपसे अब आखिरी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो आप हमें बताइए कि आजकल का जो दौर है वो डिस्ट्रैक्शंस का दौर है, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, आप बता दीजिए सामीन को कि हम कैसे दूर रह सकते हैं और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है जो आप देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में हमारे अराउंड जो है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब एक स्टूडेंट जो होता है ये कैसे निकल सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के दौर की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट के टाइप ऐसे हैं जिनके पास, अगर हम सभी के पास देखते हैं तो आज सभी के पास रिसोर्सेज हैं, एंड यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट रिसोर्सेज जो कि इनमें हैं। तो अगर हम यूट्यूब पर देखते हैं, नीट का सारा जो कोर्स है वहाँ पर पढ़ाया जाता है फ्री में, कोई भी फ़ी नहीं लगती, खाली बच्चा जो होता है वो पढ़ना चाहिए, ठीक। तो अगर हम आज के बच्चों में देखते हैं तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पेरेंट्स भी जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, और फिर भी वो क्या करते हैं कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं, जिनमें ड्रग्स आज जो मेन काज हैं, ठीक। और जो बाकी सोशल प्लेटफार्म्स लाइक फेसबुक या व्हाट्सएप पर ही दिन में रहते हैं और तो इनमें पूरा दिन ज़ाया करते हैं, और अपने आपकी मैसेज ये रहेगी कि इसके बजाय आप यूट्यूब पे पढ़ाई के रिलेटेड काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने नीट पढ़ना है तो फिजिक्स वाला इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो क्या आपने इस फिजिक्स वाला जो है यूट्यूब चैनल है, इसमें कितना आपको फ़ायदा मिला इससे? तो मैंने जो सारा नीट का सिलेबस है मैंने फिजिक्स वाला से ही पढ़ा है, फ्री। कोई भी मैंने उनका कोर्स नहीं लिया था, मैंने फ्री में ही पढ़ा है। उनका सारा यूट्यूब पर उनका सारा कंटेंट है, और जिसमें जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है वो अलग सर कर रहा है, जिनसे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है। तो फाजिल साहब का कहने का मतलब है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस के दौर में भी अपने आप को अलग रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो आपको यूट्यूब में क्या देखना है, आप इसने जो सजेशन बताई फिज़िक्स वाला देखिए, क्योंकि इसने खुद वहाँ से पढ़ा है, ना कोई फ़ीस दी है ना कुछ, तो इसने अच्छे नंबरात के साथ मतलब इसको क्रैक किया। तो आखिर में यही आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी मैसेज क्या रहेगी, जो कि अब आने वाले जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट्स है, जो जिनका ड्रॉप आउट भी हुआ है, क्या उनको मायूस होना है, क्या उनको अब छोड़ देना चाहिए, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी?
तो सबसे पहले अगर हम नीट की बात करें, नीट जो है ये खाली अब एनसीईआरटी बेस्ड आता है, अब उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम नीट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें आती हैं, जिसमें बायोलॉजी के 360 मार्क्स होते हैं। तो बायोलॉजी को खाली हमने एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। इस साल जो 100 क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। उसके बाद जो केमिस्ट्री का इस साल का पेपर आया था थोड़ा सा ट्रिकी आया था, बट एनसीईआरटी बेस्ड ही था। अगर कोई एनसीईआरटी बेस पर पढ़ता है तो हो जाएगा उसका। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले हमने कंसेप्ट्स को पढ़ना होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब उसके बाद जितनी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हम अटैम्प्ट्स की बात करें तो नीट एग्ज़ाम में जो जनरल में जो सिलेक्ट होते हैं उनका सेकंड थर्ड अटैम्प्ट होता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना है, है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने गोल की तरफ देखना है। हमने देखना है कि हमने क्या सोचा है अपने दिमाग में। अगर आप डॉक्टर बनते हो, आप बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज करते हो, आप बहुत सारे पेशेंट्स की उम्मीद बनते हो, तो उसी को आपको अपने जहन में रखना है, अपने माँ बाप का सपना अपने जहन में रखना है और उसी को देख कर चलना है। अब नीट जो है ये कोई आसान काम नहीं है कि हमने सोच लिया अब 12th बोर्ड्स की तरह यहाँ से हमने एग्ज़ाम की सेंटर की तरफ गए, ऐसे ही पॉइंट्स 5-6 लिख दिए और पास हो जाएगी। नीट ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। नीट में सबसे पहले जो नीट देता है उसको सबसे पहले अपने जहन में रखना होता है कि मुझे 1 साल 2 साल या 3 साल कमरे में ही रहना पड़ता है। इतनी मेहनत, या जो बाकी बच्चे होते हैं इसके क्लासमेट्स होते हैं वो खेलते रहते हैं कूदते रहते हैं, मगर इसको क्या करना था, कमरे में रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है 2-3 साल, उसी के बाद नीट हो जाएगा। और जब इंसान जो होता है अपने गोल्स या अपने पेरेंट्स के सपनों को जहन में रखता है, उसके लिए जो डिमोटिवेशन होती है वो कोई भी चीज़ नहीं होती है। और इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब टाइम लगता है, अल्लाह ताला ने हर किसी चीज़ के लिए मुकर्रर टाइम रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सोचता कि मेरे लिए नीट इम्पॉसिबल है तो मैं उसी समय छोड़ दे, तो मैं नहीं करता, मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। जब मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और मेहनत की, डेडिकेशन के साथ काम किया और कंसिस्टेंसी रखी, तो अभी मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो ड्रॉप आउट्स के लिए आपकी यही मैसेज रहेगी कि आपको मतलब छोड़ना नहीं है, बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है और वही हार्ड वर्क, वही कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। ये थे हमारे साथ फाजिल ओयूब भट्ट साहब, जो कि द्रास पुलवामा के रहने वाले, जो कि मेरा गांव भी है। तो हमारे लिए ये, मेरे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि हमने इसका जो है इंटरव्यू लिया है, क्योंकि ये हमारे गांव में पहला ऐसा कैंडिडेट, पहला ऐसा एक बंदा है जिसने नीट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल का क्रैक किया है। तो इसको हम फिर से अपनी चैनल की ओर से और अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और इसके फैमिली वालों को भी। तो आपके लिए ये मैसेज रहे, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और इसका जो है एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो नीट के हैं वो इसको देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।